कटे सर की खौफनाक कहानी का पार्ट 2 ये है। तनवीर चौंक कर उठता है। अरुण अभी तक सो ही रहा था। तनवीर उसकी तरफ देखता है और उसे हिलाकर जगाता है। काफी कोशिश के बाद भी अरुण की नींद नहीं खुलती है। ये सफर की थकान का असर था। तनवीर भी उसे जगाना उचित नहीं समझता है और खुद ही खिड़की से बाहर अपने वालिद के कमरे की ओर देखने लगता है। अब आ ही गया है तुम तो हमारे, और थोड़ा नजदीक आओ। अपना डैडी के कमरे में चले आओ। कमांडर उसे आवाज लगाकर प्रोफेसर के कमरे में बुलाता है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपने बूढ़े दादा दादी से प्यार करते हो तो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपने बूढ़े दादा दादी की कसम है। तनवीर घबरा सा जाता है, फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर फार्म हाउस की सीढ़ियां धीरे धीरे उतरने लगता है और अपने वालिद के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। अपने वालिद के कमरे में पहुंचकर वो लाइट ऑन करता है। कमांडर उससे कहता है कि अब ये तस्वीर हटाकर हमारा खोपड़ी को संदूक से बाहर निकालो। हम तुमको देखना चाहता है। हम वादा करता है तुमको सारा सच्चाई बताने तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस तुमको भी एक वादा करना होगा, हमको हमारा धड़ तक पहुंचाना होगा। तनवीर आगे बढ़कर तस्वीर को दीवार से नीचे उतारता है, फिर संदूक को टेबल पर रखता है और उसे खोलकर कमांडर का कटा हुआ सिर बाहर निकालता है। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी, पर इतनी तेज नहीं थी कि किसी को नुकसान पहुंचा सके। वह कमांडर के सिर को टेबल पर एक जगह रख उसके सामने कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। तनवीर को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई। अभी कुछ देर पहले तो केवल कमांडर की आवाज सुनकर उसकी हालत खराब थी। कमांडर भी तनवीर को देखकर मुस्कुराने लगता है, फिर पूछता है, क्या तुम डेस्टिनी यानी भाग्य पर विश्वास करता है? कमांडर पूछते ही उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखता है, जैसे वह तनवीर का चेहरा पढ़ रहा हो। अब आज के जमाने में तो भाग्य केवल कहानियों में ही दिखता है। हम लोग पढ़े लिखे कॉलेज जाने वाले नौजवान विज्ञान के इस दौर में भाग्य जैसी चीजों पर नहीं बल्कि कर्मों पर विश्वास करते हैं। तनवीर थोड़ा सोचने के बाद कमांडर को उसके पूछे हुए सवाल का जवाब देता है। जो खजाना डॉक्टर जाकिर और प्रोफेसर को मिला, उसे पाने का वास्ते न जाने कितना लोगों ने अपना जान गंवाया, फिर भी इसका भनक तक किसी को नहीं मिला। पर अचानक 300 साल बाद बर्फ में जमा हमारा शरीर ऊपर की तरफ आता है और साथ ही गुफा का पत्थर भी खिसक जाता है, जिससे गुफा का द्वार हल्का सा खुल जाता है। इतना सालों से जो प्रकृति ने छुपा कर रखा था वो दिखने लगता है, जिस पर डॉक्टर जाकिर का टीम के एक सदस्य का नजर पड़ता है। फिर खजाना और हमारा शरीर मिलता है। कमांडर तनवीर से कहता है, आप कहते जाए, मैं सुन रहा हूँ। जहाँ कुछ बीच में पूछना होगा तो मैं बीच में ही टोक दूंगा। तनवीर ने कमांडर से कहा और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। हम ये कहना चाहता है कि इतना बेशकीमती खजाना जिसके पीछे कितने लोगों ने जान गंवाया, अगर किसी के भाग्य में होता तो पहले ही मिल जाता। फिर भी ये 300 साल बाद ही तुम्हारा डैडी और उसके दोस्त को ही क्यों मिला, इस बारे में आराम से सोचकर देखना। पर अभी जो हम बताने जा रहा है वो तुम्हारे डैडी को भी नहीं बताया। कमांडर की बातें सुनकर तन्नू के मन में जिज्ञासा का सैलाब उमड़ पड़ता है। कमांडर अपनी बात जारी रखता है, तुम्हारे डैडी का दोस्त डॉक्टर जाकिर ने खजाना मिलते ही अपना असली रंग दिखाया। गुफा से खजाना निकालने के बाद हमने उनके टीम का हर सदस्य को एक एक करके मारना शुरू किया, जिससे सभी लोग डर गया था। उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हम खजाने से जुड़ा हुआ था, इसलिए कोई हमको छोड़कर भी जाता तो भी मुसीबत में पड़ता, इसलिए साथ ले जाने का फैसला किया। जब हमने गुफा का खोज करने वाले सभी लोगों को मार दिया तो प्रोफेसर ने हमारा सिर और धड़ को अलग करके रख दिया, क्योंकि अगला नंबर डॉक्टर जाकिर फिर तुम्हारा डैडी का था। पर उस धोखेबाज डॉक्टर ने अपना जान बचाने और बाकी सबके मरने का वास्ते खजाने का हिस्सा पहले ही बांट दिया, जिसमें कुछ हीरे तुम्हारे वालिद के हिस्से में और एक एक अपना टीम का साथियों में बांट दिया। इस वजह से आज वो जिंदा है और तुम्हारे वालिद के साथ साथ सभी लोग मर गया। उस डॉक्टर को पहले से पता था कि खजाने से जुड़ा मौत सीरियल नंबर के हिसाब से चलता है, इसलिए उसने मौत का सीरीज तोड़ने के वास्ते ऐसा किया।
खजाना भले ही सरकार को सौंप दिया हो पर वो अधूरा ही था, क्योंकि उसका बंटवारा उसने पहले से ही कर दिया था। इसी तरह सबके मरने के बाद वो लंदन का यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के नाम से चला गया और अब तक जिंदा है। कमांडर की बातें सुनकर तन्नू एक गहरी सोच में चला गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके वालिद के दोस्त ने ही उन्हें धोखा दिया था, जिस वजह से उसके वालिद और टीम के बाकी के सदस्यों की मौत हो गई थी। कमांडर अपनी बात जारी रखता है, खजाना मिलने के बाद जब हम लोग लौट रहा था तब से कई बार डॉक्टर जाकिर ने ये कोशिश किया कि तुम्हारे फादर का जान चला जाए, इसलिए डॉक्टर ने मेरा सिर उस कपड़े का बटुआ से बाहर निकाला और संदूक में ऐसे ही बंद कर दिया। उसने सोचा हम तुम्हारे फादर को मार देगा, पर मौत तो सीरीज में होना था जो शरीर के टुकड़ों को अलग करके थम गया था। फिर भी अगर हम चाहता तो भी डॉक्टर जाकिर और प्रोफेसर को तब भी मार सकता था। तनवीर ने कमांडर को बीच ही में टोकते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि आपने जानबूझकर उन्हें जिंदा छोड़ा, पर किस लिए? मेरी समझ में कुछ नहीं आया, जरा खुलकर बताए। तनवीर के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। अब अगर बीच बीच में टोकेगा तो हम भी भूल जाएगा। राज की बातें ज्यादा हैं और रात बहुत ही छोटा, कुछ ही देर बाद सुबह हो जाएगा, एक रात और बर्बाद होगा। हम तो सारा बात आज ही सुनाकर खत्म करना चाहता है ताकि अपना घर तक पहुंचने का सफर जल्द ही तय कर सके। अब सुनो, अगर हम चाहता तो उस समय भी इस संदूक से बाहर निकलकर डॉक्टर और तुम्हारा फादर का सफाया कर सकता था, पर हम उस समय ही डॉक्टर का भविष्य देख लिया था। उसे खजाना भारत सरकार के हवाले करते ही लंदन यूनिवर्सिटी का टिकट मिलना तय था। जब एक ताकतवर आत्मा किसी के पीछे लगता है तो उसका भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानता है। प्रोफेसर इस खजाने का क्रेडिट अपने ऊपर टीम का सहायक बनकर लेता और डॉक्टर टीम का लीडर। ये बात हमको तभी पता चल गया था, इसलिए हम इतना साल इंतजार किया। अब जब इतना साल बीत ही गया है तो हम तुमको ये सारा हीरा बस एक ही शर्त पर ले जाने देगा। अगर तुम हमारा धड़ के पास हमको लेकर जाएगा और किसी भी तरह से लंदन लेकर जाएगा। हमारा मदरलैंड में डॉक्टर छुपकर बैठा है, उसको भी सबक तो सिखाना पड़ेगा। अब बोलो, अगर तुम तैयार हो तो कल ही निकलते हैं यहाँ से कानपुर के लिए। कमांडर अपनी बात खत्म करते ही तनवीर की तरफ देख मुस्कुराता है। इसका मतलब यह है कि आप इतने सालों से इसी योजना पर काम कर रहे थे। मान लीजिए मुझे पता ही नहीं चलता आपके धड़ के बारे में, फिर क्या होता? ये भी तो हो सकता था कि मुझे डायरी नहीं मिलती तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता। यह सब कुछ जानते हुए भी कोई ये जोखिम ना उठाता और आप तक आने की कोशिश ही न करता। तनवीर कमांडर की ओर देखते हुए पूछता है, हम तुमसे पहले ही एक सवाल किया था, क्या तुम डेस्टिनी पर विश्वास रखता है? हमारा मिलना पहले से तय था, तुम कहीं भी होते फिर भी हम दोनों जरूर मिलते। प्रोफेसर भी खजाने का खोज में ऐसे ही नहीं निकला था, हम भी उन लोगों को ऐसे ही नहीं मिला था, डॉक्टर ने भी धोखा ऐसे ही नहीं दिया था। ये सब कुछ पहले से तय था। इन सब घटनाओं के पीछे एक खास मकसद था। नियति हम सबको मिलवाना चाहता था ताकि एक दूसरे का सहायता से हम लोग अपना अधूरा सफर पूरा खत्म कर सके। आखिर हमको भी इस खजाने और इस जगह से छुटकारा चाहिए था। कब तक कटा हुआ सिर के साथ लोगों को डराने का काम करता रहेगा हम? कमांडर अपनी बात खत्म करते ही तनवीर की ओर सवालिया निगाहों से देखता है। तनवीर उसकी बातें सुनकर चिंतित हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे एक ओर तो कमांडर की बातों पर यकीन भी था, तो दूसरी ओर इस बात का डर भी था कि कहीं कमांडर किसी प्रकार की कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। तनवीर को चिंतित देख कमांडर उससे कहता है, इतना सोच रहा है तुम, इतना तो तुम्हारा फादर और डॉक्टर खजाना उड़ाने से पहले नहीं सोचा? आज से 300 साल पहले का इंसान सोचता नहीं था, कर गुजरता था, क्योंकि सोचने से हौसला धीरे धीरे पस्त पड़ने लगता है। अगर शाहजहां इतना सोचता तो कभी ताजमहल नहीं बनता। अगर औरंगजेब इतना सोचता तो कभी शाहजहां को बंदी बनाकर बादशाह नहीं बन पाता। अगर हम यानी कमांडर ब्रॉडशॉ रोडी इतना सोचता तो कभी कोहिनूर चुरा कर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य स्थापित नहीं कर पाता। इतना तो तुम तब नहीं सोचा जब 300 साल पहले सिर्फ एक गुमनाम लुटेरा था जिसने मुगल सल्तनत और ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाक में उंगली कर दिया था। यही नहीं, हमारा सिर भी धड़ से अलग कर दिया था।
ज्यादा सोचने से जोश खत्म हो जाता है और इंसान अपने बालों का रंग सफेद कर लेता है। तनवीर कमांडर की बातें सुनकर अचंभित था। क्यों चौंक गया? यही तो डेस्टिनी का खेल था, खरबों का खजाना और खजाने के साथ जुड़ी दो अधूरी कहानी, एक कहानी तुम्हारी, एक कहानी हमारी। हा 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 हा। अब समझ में आया, 300 साल बाद वही खजाना डॉक्टर और प्रोफेसर को ही क्यों मिला, क्योंकि हमको तुमसे मिलना था। कमांडर अपनी बात खत्म करता है और तनवीर की तरफ हंसते हुए देखता है। तनवीर बुरी तरह से डर गया था, उसका पूरा शरीर जैसे डर से जमकर ठंडा और सुन्न सा पड़ गया था। उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कमांडर इस बात को भांप गया कि तनवीर डर गया है। उसने तन्नू से कहा, डरो नहीं, तुमने उस समय जो किया अपना जगह पर सही था। तुम्हारा जैसा साहसी आदमी के होंठों मरने का फक्र है। अब उस बात को 300 साल बीत चुके हैं। कई बार दूसरा जन्म लेने पर भी इंसान का अपना पिछला जिंदगी याद कर पाना नामुमकिन होता है। इसलिए किस्मत ने हम दोनों को दोबारा मिलवाया एंड इन द नेम ऑफ द क्वीन, मिलकर अच्छा लगा। हमको प्रोफेसर से मिलते ही इस बात का पता चल गया था और ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था हम इस खेल को अंजाम दिया। तुम्हारा फादर और डॉक्टर जाकिर यही सोचता रहा कि दोनों ने बड़ा हिम्मत के साथ मिलकर हम पर काबू पा लिया था। हकीकत तो यह है, हमने खुद उनको अपने ऊपर काबू पाने दिया। उस लड़की उर्मिला को भी इसलिए भेजा ताकि हम दोनों के मिलने का रास्ता बने। कमांडर कहते ही खिड़की की ओर देखता है। सुबह होने ही वाली थी। तनवीर की आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। उसे अंदर से जैसे झटका सा लगा हो कमांडर की बातों को सुनकर। तनवीर अपने मन में सोच रहा था कि किस्मत का ये कैसा खेल है जिसने उसे 300 साल पहले के इतिहास से जोड़ दिया। ऐसा इतिहास जो अधूरा ही रह गया, जिसे एक बार फिर से पूरा करने का मौका दिया है विधाता ने। कमांडर की खोपड़ी से बात करते करते कब सुबह हो गई तनवीर को पता ही नहीं चला। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ने ही वाली थी। उसने कमांडर की खोपड़ी को संदूक में वापस रख दिया और उस संदूक को दीवार की रैक पर रख शेर की तस्वीर टांग दी। कमांडर की बातें तनवीर को परेशान करने लगी थीं। क्या कमांडर ने जो कहा वाकई में सच था? क्या मैं ही वो लुटेरा था जिसने कमांडर की गर्दन को धड़ से अलग किया था? और अगर ऐसा था तो कमांडर के दिमाग में भी बदला लेने की बात तो नहीं चल रही है? तनवीर के मन में लगातार ऐसे ख्याल आ रहे थे। तनवीर जहां कमांडर की बातों से परेशान था, वहीं उसकी बातें सुनकर काफी डरा हुआ था। उसने अपने डर के कारण ही एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कमांडर को भी उम्मीद ना थी। तनवीर ने फौरन ही अरुण को जगाया और सामान बांधने की तैयारी करने लगा। उसने अपने पिता के कमरे में रखे हाथियों की मूर्तियों को भी अपने बैग में रखा और अरुण के साथ फार्म हाउस से गाड़ी लेकर निकल गया। गाड़ी अरुण ही ड्राइव कर रहा था। रास्ते में अरुण ने तनवीर से पूछा, अरे यार तन्नू, कल रात ऐसा क्या हुआ जो तुमने अचानक ही फार्म हाउस छोड़ने का निर्णय ले लिया? कितना मजा आ रहा था वहाँ, बिल्कुल शांत और शुद्ध वातावरण को छोड़कर एकदम से कानपुर के दूषित वातावरण में जाने का फैसला कर लिया। इन हाथियों की मूर्तियों में ऐसा क्या है जो इन्हें भी अपने सामान के साथ बांध लिया? कुछ नहीं, बस एक जरूरी काम याद आ गया जो अधूरा ही छोड़ आया था, और ये हाथियों की मूर्तियां मेरे वालिद की आखिरी पुरातात्विक खोज थी जो उन्होंने बड़ी हवेली में रखने को कहा था, क्योंकि ये काफी रेयर कलेक्शन है। बस, तनवीर ने अरुण के सवालों का जवाब देते हुए कहा। उसने अरुण को अब तक खजाने के उन हीरों के बारे में नहीं बताया था। मुझे याद है तुमने कमांडर की बात की थी, पर फार्म हाउस में तो ऐसा कोई भूत नहीं दिखा। मुझे तो लगता है शायद ये तुम्हारा कोई मजाक था। हम दोनों तो इतनी दूर आ चुके हैं, अगर कोई भूत होता तो फार्म हाउस पर ही रोक लेता। तुम भी यार तन्नू, आज के जमाने में भूत प्रेत पर यकीन करते हो? बहुत ताज्जुब होता है तुम्हारी बातों को सुनकर। अच्छा, अब इतनी दूर पहुंच ही गए हैं तो थोड़ा नाश्ता पानी किया जाए। सुबह से अब तक कुछ गया नहीं है पेट में, अरुण ने तनवीर से गाड़ी चलाते हुए कहा। तनवीर गहरी सोच में था। उसने अरुण की बात सुनकर केवल अपनी गर्दन हाँ के इशारे में हिलाई। अरुण ने गाड़ी एक ढाबे पर रोक दी। गाड़ी से उतरते ही उसे लॉक किया और दोनों चारपाई पर बैठ गए। चारपाई के बीच में एक लकड़ी का तख्ता रखा था जिस पर एक गिलास और एक पानी से भरा जग रखा था। दोनों अलग अलग चारपाई पर बैठे हुए थे।
15 वर्ष का एक लड़का उनके पास आया और बोला, क्या लेंगे साहब, नाश्ता अभी अभी बना है। 6 ताजी कचौरी, जलेबी, आलू पालक, मटर पनीर और रायते की प्लेट का दाम केवल 10 रुपए है। लड़का अपनी बात खत्म करते ही उनकी ओर देखने लगा। बाकी कहानी पार्ट 3 में सुनाई जाएगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।